अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फ़ैसलों में। कई इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। और इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक आई वुड से कि एक सर जंग जो है वो है। उन लोगों को पार्टी हवाले कर दे जो ज़िंदगी में ज़ाहिर है कभी जो है वो काउंसलर भी नहीं रहे। ये एक इशू है जिसको रिजॉल्व होना है। साबिक वज़ीर इत्तलात और आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत लॉन्ग रेंजिंग वाइड रेंजिंग इंटरव्यू में कई कुछ कहा और उसमें ऐसी ऐसी बातें थीं जो ना सिर्फ पार्लियामान की बालादस्ती लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की जमहूरियत में अहमियत की भी बात की। फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दबे हुए अल्फाज के ज़रिए गिरोहबंदी की भी बात की, लेकिन उन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स वर्सेस नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की तफरीक करने की अहमियत की भी बात की। उसके बाद ना सिर्फ वज़ीर इत्तलात या मुशीर इत्तलात फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा ने उसकी वजाहत की और ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ही फ़ैसला होता है अल्टीमेट। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी कुछ वज़ारत इत्तलात के मुतालिक कहा, जिससे ये तमाम कैबिनेट रिशफल प्रॉम्प्ट हुआ था। अब जनाब बाकर साहब फवाद चौधरी साहब की बाकी भी बातों पर आएंगे, इलेक्टेड वर्सेस अनइलेक्टेड, और कि जी बड़े फैसले होते हैं जो हमारे सियासी नुमाइंदे उनको नहीं बताया जाता, वो उन फैसलों के आगाह नहीं होते। लेकिन जो उन्होंने बात की थी अस्करी क़ुव्वतों की जनाब, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर अस्करी क़ुव्वतें चाहती हैं तो सिविलियन अदारे मजबूत नहीं होंगे, लेकिन ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। अब ये जनाब इसको आप किस तरह रीड करते हैं, और जो उनका बाकी इंटरव्यू था उसके जो इम्प्लिकेशंस थे ऑन द सिविल मिलिट्री प्लेन, उसको आप किस तरह देखते हैं? असद, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हमेशा से एक जिसे कहें कि कंटेंशियस इशू रहा है हमारे निज़ाम हुकूमत में। फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर भी जहां मुख्तलिफ उमूर पे बातचीत की, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को भी टच किया। अभी तक तो हमें यही इम्प्रेशन मिलता आया है कि पीटीआई हुकूमत का काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ चल रहा है मिलिट्री के साथ। लेकिन मैं सिर्फ वो जो उनका जो सिविल मिलिट्री के ऊपर कहना था उसको एनालाइज करने के लिए मैं आपका जो उन्होंने जो बाकी उनका कंटेंट था इंटरव्यू का उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, जिसमें जैसे आपने पहले जिक्र किया कि उससे दो तीन चीज़ें अख्ज़ होती हैं। एक तो ये कि किस तरह से नॉन इलेक्टेड जो गैर मुंतखब लोग हैं और उनकी और जो मुंतखब अफराद आए हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ किस तरह से है, किस तरह से गैर मुंतखब अफराद का असर व रसूख निज़ाम हुकूमत में बढ़ रहा है, और किस तरह से पार्टी के अंदर जिस तरह के कह रहे हैं कि मुशावरत का निज़ाम या हुकूमत के अंदर मुशावरत का निज़ाम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और आखिर में उनका एक जो पर्सनल एक ग्रज थी कि किस तरह से उनकी वजारत, जब उनके पास वजारत इत्तलात थी तो किस तरह उनके पार्टी कोलीग्स जो कि मुंतखब नहीं थे वो उसके अंदर इंटरफेयर करते थे। इसके पीछे असद तीन जो मुझे बुनियादी तौर पर वजूहात नज़र आती हैं। उसमें यह एक है कि पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ का शिकार है पार्टी इस वक्त। जो लोग पार्टी में बाद में आए उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को कंसोलिडेट करने के बाद अपने दूसरे लोगों की तरफ बंदूकों के रुख मोड़ दिए और वो अपना अब असर रसूख बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी तोड़ फोड़ हो रही है। दूसरा यह है कि खान साहब की जो एक एटीट्यूड है या उनका आप समझ लें कि एक पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक है कि वो किस तरह से अपने अंदर इख्तियारात को मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से बहुत पहले भी लोग कह रहे थे, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ जारी है, लेकिन अभी आप काबीना के सतह पे भी देखें जनाब तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को आप देखते हैं फ्रंट एंड सेंटर। पीटीआई के चाहे वो अपने भी लोग हों तो एक इलेक्शन साइकिल से पहले इस जमात के साथ नहीं थे। तो एक तो आपकी रैंक एंड फाइल भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके कैबिनेट के मेकअप में। अब उसी कैबिनेट में भी रहते हुए अगर आप देखेंगे गैर मुंतखब वर्सेस मुंतखब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अक्सर ये कहना था कि क्योंकि ये एक नई सियासी डिस्पेंसेशन है तो उनको अभी तक रूल्स ऑफ बिजनेस या रूल्स ऑफ प्रोसीजर या ब्यूरोक्रेसी को किस तरह सरकमवेंट करते हैं वो तौर तरीके अभी तक नहीं आए, और 8 महीनों में नहीं आएंगे, 1-2 साल के तजर्बे के बाद ये सब कुछ सीखेंगे। लेकिन उसको भी सामने रखते हुए जनाब आपके जो गैर मुंतखब मुशीर हैं उनका सिविल ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिस तरह आपने अभी वजारत इत्तलात की बात की थी और फवाद चौधरी साहब का आपने कहा कि एक अपना भी इशू था
मीडिया के जनाब कितने खसूसी मुआविन हैं, कितने खसूसी मुशीर हैं। अभी पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसमें इतनी तवील फहरस्त है स्पोक्स पर्सन की, तर्जुमानों की, कि ये समझ नहीं आती कि शुरू किधर ख़त्म किधर। उसमें वन फयाजुल हसन चौहान साहब भी अब पाए गए हैं जिनको हटाया भी गया था इंतहाई मुतनाज़ बयानात के बाद, वो भी अब आपको वापस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। तो सर थोड़ा सा पोर्टफोलियो एलोकेशन, रोल असाइनमेंट, उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि फिरदौस आशिक साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब का फाइनल से है, लेकिन ऐसा कभी कभी नुमाया होता है कि इमरान खान साहब तक ये बातें पहुंच भी नहीं रही। असद, ये थोड़ा सा आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा मामलात को छेड़ दिया है एक ही सवाल में, और मेरे लिए ज़रा सा ये मुश्किल हो रहा है कि सर आप पॉइंट बाय पॉइंट करें बाकी साहब, आप क्यों टेंशन पूरे समुंदर को एक कूजे में बंद करके नहीं सर, यू गो पॉइंट बाय पॉइंट। ये तब्दीली का, जब आप तब्दीली की इस पूरी एवोल्यूशन को देखें तो मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाता, मैं पिछले साल की बात करता हूँ। और हमारे शो पे हमने एक बात की थी कि तब्दीली खुद तब्दील हो गई। ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये हुकूमत में आने के करीब आए या पिछले इलेक्शन की उन्होंने तैयारियां शुरू की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की। खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इनका जो पुराना कैडर था, जो काफ़ी अरसे से, जो 22 साल की जिस जदोजहद का ये काफ़ी ज़्यादा तज़किरा करते हैं, तो उनके उस जदोजहद के जो साथी थे वो काफ़ी हद तक पीछे रह गए। और आप एक इलेक्टेबल्स की टीम लाए, आपने वो इलेक्शन जीता। आप इलेक्शन जीतने के बाद आपने जो कैबिनेट बनाई, आपने उस वक्त तकरीबन 16 मिनिस्टर्स और 5 एडवाइजर्स के साथ शुरू किया था। अगर आप उसी को एनालाइज कर लें तो उन 21 अफराद में से सिर्फ 3 लोग थे ऐसे जो पहले किसी काबीना में नहीं रहते। असद उमर थे, आमिर कियानी और शीरी मज़ारी साहिबा। अब उनमें से 2 भी जा चुके हैं। और ये ग्रेजुअली आप उन तमाम लोगों को भी, जो आपके इलेक्टेबल्स भी आए, उनको भी ग्रेजुअली आप रिप्लेस कर रहे हैं एक और क्लास के ज़रिए, जिसको हम टेक्नोक्रेट्स की क्लास कहते हैं, जो अनइलेक्टेड है। तो ये एक उस तरह से आप कह रहे हैं कि रंजिश जो है पार्टी के अंदर बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए, उसकी अपनी जो सर्वाइवल के लिए या अपनी अच्छी फंक्शनिंग के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। मिनिस्टर्स कभी भी आप नहीं उनको ये कह सकते कि वो अपने शोबे के, जिसमें उनको सरबराह मुकर्रर रोल एलोकेशन जनाब, वो तो उसके कभी भी एक्सपर्ट नहीं होते। वो पॉलिटिकल लीड होती हैं अपने मिनिस्ट्री के। उनको ब्यूरोक्रेसी ने और उनकी जो हुकूमती एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने उनको मटेरियल प्रोवाइड करना होता है या रिसर्च प्रोवाइड करनी होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस अपनी जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं या गलत पॉलिसियाँ थी या गलत अफराद का चुनाव आप कह लें, उसको एड्रेस करने के लिए वो ये कर रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों को एक साइड पे कर रहे हैं और नॉन इलेक्टेड को लाकर सामने बिठा रहे हैं और समझते हैं कि जनाब के इससे मसले हल हो जाएंगे। अब जहाँ तक आपने बात की, इतनी तवील फहरिस्त की कि जहाँ पर स्पोक्स पर्सन मेरा ख्याल में 10 हैं कि कितने पंजाब हुकूमत के मुकर्रर हुए। इसी तरह जो मिनिस्ट्री है वो एक स्पेशल एडवाइज़र, तो स्पेशल असिस्टेंट तो चलाती है, उनके पीछे 4-5 लोग अलहदा हैं जो इसको रन कर रहे हैं। तो ये आपका मसला इतने ज़्यादा अफराद रखने से हल नहीं होगा। वो अंग्रेज़ी का मशहूर जो है इडियम है ना कि मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो ये करेंगे, वो सारा कुछ तबाह कर देंगे। आपका मसला मैसेज कन्वे करना नहीं है। आपका मसला है कि आपके पास इस वक्त कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास मैसेज नहीं है। आप लाए थे लोगों को तब्दीली का ख्वाब दिखाकर, आप उसमें अभी तक नाकाम हो चुके हैं। सबसे जो मेन चीज़ असद जो उसमें है वो इकोनॉमी है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सके और उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं कर सके कि जनाब आइंदा आने वाले दिन अच्छे होंगे, तो ये चाहे अब 10 छोड़ 20 स्पोक्स पर्सन रख ले, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के आप 5 जो आपके वो जो तकरीबन एडवाइजर्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनकी जगह आप बढ़ा के 10 कर दें। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आपके मैसेज में अपील नहीं होगी, ये मसले तक नहीं जाएंगे। मैसेजिंग में भी मसला है। अब आपने ये सारे 10 तर्जुमानों की भी बात की थी। अब जब फिरदौस आशिक साहिबा बात करती हैं, फवाद चौधरी साहब की बात को क्लैरिफाई करते हुए बीच में जुल्फी बुखारी साहब का भी अपना बयान है, तो क्लियरली एक जो क्लियर पैगाम है वो आप अवाम के सामने नहीं रख पा रहे। और बाकी अगर आप देख लें, माजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी,
तो इन लेटर ईयर्स जब कुछ अशखास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में मकबूल होते जा रहे थे तो उनका अपना भी एक सेल बन गया था, और उस सेल के जो बहुत बड़े लीडरान थे वो हर चैनल पे बैठते थे और बहुत ही जरहाना अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देते थे हर एक अदारे को, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अस्करी कुव्वतें हों, चाहे वो बाकी सियासी जमातें हों। और उसका जो नतीजा था वो भी आपके सामने है कि किस तरह बाकी सब भी एंटागनाइज हुए थे और अपनी पार्टी का भी जो बयानिया था वो भी आप बीच में कहीं खो बैठे थे। तो इधर अगर आपकी मेन स्ट्रीम मैसेजिंग स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाएगी तो थोड़ा सा इशू नहीं है सर कि एक ही पॉइंट पे 3 फर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान बात कर रहे हैं? शुड देयर नॉट बी वन डेजिग्नेटेड स्पोक्स पर्सन? जी, ये मैंने जैसा भी आपको कहा ना कि ये वज़ीर-ए-आज़म को इस मसले को फौरी तौर पे अटेंड करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो पार्टी के अंदर लोगों के दरमियान खलिशें बढ़ रही हैं, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, उसको एड्रेस करें। जहाँ पर हम इस चीज़ के आर्गूमेंट देते हैं कि आपके इलेक्टेड लोग ज़्यादा होने चाहिए कैबिनेट के अंदर, क्योंकि कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल असम्बली और सेनेट को, और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी तकाजा है कि ये जितने मामलात हैं ये आपकी कैबिनेट के अंदर हल होने चाहिए। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप एक दूसरे की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पब्लिक में ना लेके आएँ। और दूसरा, खुदा रहा एक दूसरे को अंडरमाइन ना करें, इससे आपकी अपनी हुकूमत का इस्तेकाम ही खराब। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आप सिविल मिलिट्री पे भी आ जाएं जनाब। जब ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी उन्होंने ISPR का भी हवाला दिया कि ISPR के पास तमाम वो इख्तियारात हैं और कैपेसिटी है कि वो मुल्क का बैनुल अक़वामी बयानिया सेट कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमारी अपनी वजारत इत्तलात है। और अब मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें कि कोई सिविलियन अदारा मजबूत ना हो तो वो मजबूत नहीं होगा, लेकिन वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वही जो उन्होंने पहले बात की थी कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी कुव्वतें भी एक ही सफ़े पे हैं, उस पर जनाब अगर आप आ जाएं, क्योंकि ये बात सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा भी एक ओवर आर्चिंग थीम है कि अस्करी कुव्वतों के कितने इख्तियारात और सिविलियन हुकूमत के कितने इख्तियारात। बस मेरा ख्याल में ये फवाद चौधरी से एक काउंटर क्वेश्चन बनता है कि जब वो कंफर्टेबल थे अपनी मिनिस्ट्री में, उस वक्त तो जाकर वहाँ पर वो जिस तरह के बयानात देते थे कि हम सब एक सफ़े पे हैं। अभी उनके जब वो मेरे ख्याल में खुश नहीं है अपने मौजूदा मनसब के साथ, तो उनकी एक मुख्तलिफ़ किस्म की सोच सामने आ रही है। लेकिन यह हकीकत है कि यहाँ पर सिविल मिलिट्री एक तनाव जो है वो रहता है। लेकिन फवाद साहब जो एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कहते थे और जो आज कह रहे हैं, उनमें मुझे कोई खास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आई जनाब। आप कह सकते हैं कि तमाम अदारे एक सफ़े पे हैं, अगर आपको याद और सर एक अगर मैं एक थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, आप एक साइड पे कह सकते हैं कि तमाम अदारों को एक सफ़े पे होना चाहिए, लेकिन आप दूसरे साइड पे ये भी कह सकते हैं बड़े आराम से कि द मिलिट्री शुड नॉट बी रनिंग दिस कंट्री, और यही फवाद साहब ने कहा है इसी तरह इन्हीं अल्फाज में कि जी अस्करी कुव्वतों को मुल्क में ही चलाना चाहिए। नहीं, ऐसा वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और जब वो 6 सितंबर के इर्द फ़ौज के उधर जाके उन्होंने मीटिंग्स वगैरह में भी शिरकत की और जो इवेंट्स में भी गए, तो उस के साइड लाइन्स पे जो उनके स्टेटमेंट्स आए थे कि जनाब ये अब वो मसला नहीं रहा और हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अब जब आपको दोबारा से सिविलियन सुप्रीमेसी के ख्वाब तब आ रहे हैं जब आप उस मनसब पर नहीं रहे, और अब आप दोबारा से उन चीज़ों का मेरे ख्याल में उन आइडियल्स को आप याद कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है। आपको ये चीज़ उस वक्त भी परसू करनी चाहिए जब आप मेरे ख्याल में पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होते हैं। ये इसी वजह से है कि वफाकी वजीर है बाकर साहब, वफाकी वजीर नहीं है जी, नहीं वफाकी वजीर हैं, लेकिन आप देख लेना कि वो अपने इस मौजूदा मनसब के साथ उस तरह से खुश नहीं है। आप उनके पूरे इंटरव्यू को एनालाइज कर लें तो क्या एक सेटिस्फाइड वजीर इस तरह के स्टेटमेंट्स देगा जो अपनी हुकूमत से खुश हो और अपनी पार्टी की फंक्शनिंग से खुश हो? लेकिन आप इसका मुतबादिल क्या है जनाब? इसका मुतबादिल ये नहीं है कि आप वही जो कुछ बाकी सियासी जमातें हैं जिनकी हम तनकीद करते हैं इसी शो पे कि जी कोई वजीर इंडिपेंडेंट माइंडेड नहीं होगा, कोई अपनी बात नहीं कर सकता, कोई अपना बयानिया नहीं सामने रख सकता, जो हमारे ताहयात कायद नहीं कहेंगे उससे हम हरगिज़ नहीं इनराफ करेंगे। तो इससे सिर्फ थोड़ा सा आपका जो एक बैक बेंचर का रोल होता है, नॉट कि हमारे कोई बैक बेंचर्स का रोल है, क्योंकि आपके तो आइन में दर्ज हुआ हुआ है कि अगर कोई आदमी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको पार्लियामान से बाहर फेंकेंगे इन केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन दैट माइट बी अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट। इधर अगर वो थोड़ी सी
आज़ाद ख्याली दिखा रहे हैं, तो बाकर साहब क्या इशू है आपको सर? ही इज एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर, ही इज फेडरल मिनिस्टर। मैं इशू ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पोजीशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इनको जब ये मजबूत पोजीशन में हो या अपने आप को असर्ट करने की पोजीशन में हो, तो उस वक्त भी उनको यही पोजीशन रखनी चाहिए और सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम करना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ कि जो सिविलियन जो इदारे हैं या सिविलियन मुंतखब अफराद हैं, इनकी बालादस्ती होनी चाहिए हुकूमती नज़्म नस्क पर। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के माशी बहरान की और उसके जवाब में हुकूमती कारकर्दगी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान के माशी बहरान की और हुकूमती कारकर्दगी की, लेकिन बाकर साहब आपने ज़रा अभी ऑफ स्क्रीन बात की है। हम यही बात कर रहे थे कि पीटीआई का जो रैंक एंड फाइल है उनको आप सामने क्यों नहीं रखते, उनको आप अहम ओहदे और अहम जिम्मेदारियां क्यों नहीं सौंपते। तो उनमें सर एक बहुत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यंग ब्लड और अप एंड कमिंग डायनामिक वज़रा में समझी जाती हैं, ज़रताज गुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की बहुत वो भरपूर दिफा करती हैं। उसके शाना बेशाना वो वज़ीर माहौलियात भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज भी हैं, लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा कि उनके जो ट्वीट्स हैं और उनके जो बयानात हैं वो अभी भी ज़्यादा अपोजिशन मोड में लगते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो उनका ताल्लुक़ है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन बहरहाल बाकर साहब, ये अगर इशू आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि बात PMLN और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ की जाती थी कि नेपोटिज़म बहुत बुरी बात है और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं उनमें ही उनकी जो अपनी फैमिली है उनको आप अहम ओहदों से नवाजते हैं। इधर कोई उस तरह अहम ओहदा तो नहीं है, एक BPS 19 की पोजीशन है, ये सिलसिला क्या है? असद, ये जो आप हम ख़ानदानी या मुरूसी सियासत की बात करते हैं, तो ये कोई एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर्ड के किस्म की कोई फेनोमेना नहीं है। ये तो एक आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन है, आपका एक मेंटल स्टेटस है। अच्छा। कि जहां आप समझते हैं कि जनाब आपका हक है मुख्तलिफ चीज़ों पर, इसलिए आप जो चाहें जिस तरह से करें। अब इस केस में जो ज़रताज गुल साहिबा का आप किस्सा बयान कर रहे हैं कि जहां पर उन्होंने नेक्टा को अपने सेक्रेटरी के थ्रू एक मरासला भेजा कि जनाब जो मेरी आपके साथ गुफ्तगू हुई है उसकी कंटिन्यूएशन में आप मेरी बहन को, जो कि कहीं पे लेक्चरर हैं किसी कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको आप डायरेक्टर नेक्टा तैनात कर दें 19वीं ग्रेड में। तो ये चीज़ तो अब आपको मेरे ख्याल में हमने कल भी बात की, जिस तरह से हमारे जो मेंटल अप्रोच है गवर्नेंस की तरफ से, ये पूरी की पूरी उसकी अक्कासी करती है। कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे ना कि कुछ पार्टियां डेवोल्यूशन के हक में इतनी एडवोकेसी करती हैं कि जनाब मरकज से इख्तियारात को सूबे तक आ जाना चाहिए, लेकिन आगे वही पार्टियां रुकावट बनी हुई हैं कि उन इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें। इसी तरह से ये तब्दीली की पार्टी अच्छा जनाब, इसकी जो ज़रा ये जो पिक्चर है इसको ज़रा दिखाते हैं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब सर, और इसी शो पे कई बार मेरी उनकी इख्तिलाफ राय हुई है, वो बहुत एक सीनियर सियासतदान है, मेरी इतनी हिम्मत, लेकिन कभी कभी वो मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं उनकी बातों के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन उनसे मांग लूँ। उन्होंने सर बहुत अच्छी बात की है, जिस ज़रताज गुल साहिबा को कहा उन्होंने कि जी ये जो पोजीशन है दिस इज़ नॉट वर्थ इट। आप अपनी हुकूमत को भी, इमरान खान साहब को भी इस तरह वीकन कर रहे हैं, आपको उस पोजीशन पे अड़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज़रताज गुल साहिबा कह रही हैं कि जी ये एडवर्टाइज हुई थी पोस्ट मेरी जो 2017 का एडवर्टाइजमेंट लगाती हैं, बात करेंगे आप 2019 2017 का था, और मेरे ख्याल से वजीर ने इसको इस पोजीशन को भी कैंसिल कर दिया था, चौधरी निसार साहब मेरे ख्याल से थे तब। लेकिन एनीवे वो काउंटर क्रिटिसिज्म है। ज़रताज गुल साहिबा ये भी कहती हैं कि उनका आई थिंक MPhil है इसी मौजू से लिंक काउंटर टेरर की वो एक्सपर्टीज़ रखती हैं, और इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसकी बात की थी। तो सर ये तमाम सिचुएशन है इसमें, लेकिन जब फ़रतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं कि जी इस चीज़ को जाने दें, इस पे मज़ीद इस तरह ना करें, नेपोटिज्म की बातें ना करें, वो मेरे ख्याल से एडवाइस अच्छी है नहीं?
नहीं, एडवाइस तो वो बिल्कुल अच्छी दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपनी जहाँ पार्टी के हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि उनके अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं, जो नाराज़गी हैं, उनको दूर करना चाहिए। इनको थोड़ा सा इनको प्रोफेशनल भी करें और इनके ये जो एथिक्स पे ज़्यादा जोर दें। जिस तरह आज नईमुल हक साहब ने ट्वीट किया कि जो जरताज गुल साहिबा ने किया है ये हमारे एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अगर हम देखें थोड़ा सा पार्टी का पीछे माजी देखें, जब से ये हुकूमत में पिछले कुछ चंद माह से है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वज़रा ने, मुख्तलिफ लोग जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हैं, उन्होंने किस तरह से पुलिस को असरअंदाज किया, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स की, ये सब एक आपके अंदर एक कंटिन्यूटी चल रही है। ये आपने वही जो पुराने पाकिस्तान का तर्ज जो तौर तरीके हैं उन्हीं को अपनी भी अपनाए हुए, उनको आप छोड़ने पर अभी तक रजामंद नहीं। सर खैर, ये नईम साहब की जो ट्वीट है इसमें तामीरी इकदाम हैं कि जी अब आप इस बात को अब छोड़ दें। इमरान खान साहब ने भी कहा इस लेटर को विड्रॉ कर दें। उम्मीद है अब अक्रॉस द बोर्ड सर जो पाकिस्तान तरीके। मेरा यहाँ पर एक ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि जहाँ पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपने लेटर को विड्रॉ कर लें, क्या हम ये एज्यूम करें कि वो लेटर ही उनकी अपॉइंटमेंट का लेटर है? यहाँ पर इमरान खान साहब को बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाहिए था कि जो अपॉइंटमेंट हुई है उसको मैं अनल करता हूँ और मैं अपनी मिनिस्टर को रिप्रिमांड करता हूँ। ये मैसेज जाएगा अपनी बाकी उनकी कैबिनेट को। ये कहना है कि सिर्फ कि आप अपने लेटर को विड्रॉ कर ले, ये मेरे ख्याल में सर और बहुत मिस्टीरियस सवाल है। ये लेटर कौन सा है, क्या है, ये जो मिस्ट्री है ये भी बाद में ही शायद हो पाएगी। लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अब ये जो सोच है ये थोड़ी बहुत अप्लाई होना शुरू हो जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में कुछ वज़रा के ही अपने रिश्तेदार हैं जिन्होंने सारी रिजर्व सीट्स अपने लिए एलोकेट की हुई हैं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब जिनकी ट्वीट की हमने बात की, इतनी अच्छी ट्वीट है, काश वो अपने को चेयरमैन को भी कहें कि जी विरासत में आपको सियासी जमात नहीं इनहेरिट करनी चाहिए। और सर अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी एक नई क़यादत आपको नज़र आ गई है, उनका भी वही सर नेम है। लेकिन जब आप तब्दीली की जमात हैं तो वही वाली नेपोटिज्म, वही वाली गवर्नमेंट पोस्ट के खिलाफ इस तरह एलोकेशन करना, उम्मीद आदमी यही कर सकता है कि अब जो तब्दीली की जमातें हैं इन चीज़ों में भी तब्दीलियां लाए। नहीं जनाब, और फिर वक्फा लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनको अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए। ये तब्दीली के अलंबरदार हैं, इनको सबसे पहले लीड करना चाहिए और बाकी सियासी जमातों को भी, जिस तरह आपने जिक्र किया PMLN का, पीपल्स पार्टी का, उनको भी अपने तौर तरीकों में, अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लाने की। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के माशी बहरान की और हुकूमत की कारकर्दगी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। FBR के एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ड्राइव के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 13.5 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट तक वो मीट कर पाए। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियाँ ना सिर्फ FBR को अपना मरकज़ बनाती हैं लेकिन टैक्स बेस को वसी करने की भी बात करती हैं। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब से पहले मंशूर हो, चाहे वो PTI के लीडरान के टैक्स के मुतालिक बातें हों, लेकिन अब हुकूमत में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेवेन्यू के मुतालिक पॉलिसी थोड़ी बहुत कमज़ोर नुमाया हुई है। जनाब बाकिर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेवेन्यू के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि जी हमारी कैंपेन जारी है, हमने जो करंट अकाउंट्स डेफिसिट है उसको भी 27% कम किया है रेवेन्यू एलोकेशन में, क्योंकि हम इंडिकेटर्स बदल रहे हैं तो इसमें कुछ देर लगेगी कि एलोकेशन टारगेट्स भी मीट हों। क्या कहते हैं आप? असद, ये माशी इस्लाहात जो हैं ये काफ़ी वक्त लेती हैं अपने आप को असर दिखाने में। ये बिल्कुल नामुनासिब होगा कि हम उनसे ऐसी तवक्कुआत रखें कि शायद
वो कल ही कर देंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत अपने कॉज को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही जब वो बड़ी शॉर्ट डेडलाइन देती हैं। जिससा आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि अगले 2 महीने में हालात बदल जाएंगे। इस तरह की जब आप एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करेंगे तो लोग आपको उसी के मुताबिक जज करेंगे। आपने खुद से आके, आपको याद है कि किस तरह से इन्होंने पहले बेंचमार्क्स रखे थे कि जनाब इतने हफ्तों में तो इतने हफ्तों में ये करेंगे। ये अपनी कॉज को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं ये अगर कर रहे हैं तो लोगों को एक्सप्लेन करें कि जनाब ये इतना वक्त हमें लगेगा और ये होगा। लेकिन जहाँ तक जो टैक्स का मसला है वो ज़्यादा गहरा है और इसको मेरे ख्याल में इसके लिए कोई अभी तक मुझे कोई ऐसा विजन इनके पास नज़र नहीं आया कि उसको एड्रेस करेंगे। और जहाँ पर आप रिकवरीज की बात कर रहे हैं कि जनाब 13 बिलियन रिकवर हुए एज अगेंस्ट के जी 31 बिलियन जो इन्होंने टारगेट सेट किया था, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बायस परेशानी होगा कि जब हम अपने आने वाला जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र डालें कि हमने $5.5 ट्रिलियन रुपीज़ का हमने टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट सेट किया है और हमने पिछले अभी जो साल भी ख़त्म होने जा रहा है वहाँ पर हमें तारीखी शॉर्टफॉल देखना पड़ा। तो हम किस तरह से वो करेंगे? अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप ना सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाएं, आप पिछली रिकवरीज को इम्प्रूव करें, बल्कि इस पूरे निज़ाम को जो आपका एक मफलूज हो चुका है टैक्स कलेक्शन का निज़ाम, उसको आप दुरुस्त करें। अब उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? एक तो यह है कि आप टैक्स रेट हाइक कर देते हैं, आपकी इन्फ्लेशन के ज़रिए कुछ फालतू चीज़ें आ जाती हैं। और ये चीज़ें आपको देखना है कि जनाब आप अगर वैल्यू एडेड टैक्स या कुछ और इस तरह के इस्लाहात ला सकें जिससे ज़्यादा माल जो है आपके ख़जाने में आए और आपकी ये शॉर्टफॉल है इसको। अच्छा जनाब, आप माशी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, ज़रा टैक्स के मुतज़ाद की भी बात कर लेते हैं। सब्सिडी, अब आप जनाब मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितने ज़्यादा आपके नॉन कम्पेटिटिव शोबे हैं इस मुल्क में जिनको आप बार बार सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, अक्सर क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुअस्सर होते हैं या वो सियासी जमातों की क़यादत से भी ताल्लुक़ रखते हैं या जो बिज़नेस लॉबीज़ हैं वो इतना ज़्यादा आप पे असरअंदाज होती हैं कि आप फिर उसी प्रेशर में आप केव कर जाते हैं। और कई बार हमने यही रिपोर्टें सुनी कि जो पिछले वज़ीर ख़जाना थे उन पर भी यही प्रेशर आया था, वो भी एक वजह थी फॉर हिज रिमूवल। लेकिन उसमें जनाब 6 और भी नुकात थे जिस पे अभी हमारे पास वक्त नहीं है। जनाब जब आप शुगर को, चीनी को आप सब्सिडाइज़ करते हैं तो ये जो इसका बेनिफिट है वो आप कंज्यूमर पे तो नहीं पास ऑन करते, या टेक्सटाइल को जो आप उस तरह की मदद देते हैं, या अगर आप दूसरी जानिब देख लें जब बिग सीमेंट और बिग फार्मा और बिग इंडस्ट्री चैलेंज करती है कंपटीशन कमीशन को और कंपटीशन कमीशन को खोखला कर देती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत की कम अच्छी चीज़ें थी लेकिन उनमें से एक बहुत अच्छी चीज़ कंपटीशन कमीशन का ऑर्डिनेंस था जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्ट में तब्दील किया था। यानी कोशिश उनकी यही थी और कारकर्दगी भी उनकी अच्छी थी पहले कुछ सालों में कि तमाम के तमाम कार्टेल्स को उन्होंने स्मैश करना है और बैरियर्स टू एंट्री उन्होंने ख़त्म करनी है, लोगों को प्लेइंग फील्ड देना है और जो छोटा बिजनेस है उसको किसी तरह से बुलंद करने की कोशिश नहीं है। अब क्योंकि आपने कंपटीशन कमीशन को खोखला कर दिया है, उसको आप बार बार अदालत आलिया में घसीटते रहते हैं, उसमें आप स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, तो आपके ये जो सारे बड़े बड़े सरमायादार हैं उन्होंने उसको भी अब फारिग कर दिया है। जब आप सब्सिडी की भी पिक्चर देख लें या जब आप स्टॉक ब्रोकर्स के बेल आउट को भी देख लें तो आपके सामने है जनाब, एक तरफ आप कहते हैं कि आपने कंपटीशन को बढ़ाना है, मईशत को कंपेटिटिव बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को और उसी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहे हैं जिस तरह पिछले कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ सब्सिडीज की बात नहीं है, अगर आप ये टैक्स की जो कलेक्शन की बात करें, मैं टैक्स कलेक्शन से हट के अब इसकी बात करना चाह रहा हूं। रिकवरी की बात करें तो रिकवरी की बात करें तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो शोबा सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहा है जिससे रिकवरी नहीं हो रही तो वो शुगर आपकी इंडस्ट्री है कि हमने इस चीज़ के रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं करनी कि हमने अपने जो निज़ाम मईशत है उसकी इस्लाह करनी है। जनाब इस्लाह तो करनी है बगैर किसी शक के, लेकिन मैं चाह रहा था अगर हम थोड़ा सा इस पे भी आ जाएं जनाब, कंपटीशन कमीशन पे भी आ जाएं, बिग कार्टेल्स पे आ जाएं जनाब, उस पे मैं ज़रा आपकी राय लेना चाह रहा था, पोजीशन आपकी देखना चाह रहा था। नहीं, अब बिग कार यहाँ पर जो है कंपटीशन जो आप देखते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के दरमियान, उसमें भी आपके पीछे मैं वो फिर से आप कह लेंगे कि ये फिक्सेटेड सोच है कि जनाब कुछ पॉलिटिकल हाउसेस हैं या पॉलिटिकल फैमिलीज या उनके इंटरेस्ट हैं
जिसकी वजह से वो उस तरह से उन चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देते, बल्कि उनको पैटर्नाइज करते हैं कि जनाब इस जो कंपटीशन है इसको एलिमिनेट किया जाए, कुछ इंडस्ट्रीज़ को वो जाके फ़ायदा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक जिसे कहते हैं एक डीप रूटेड एक डिसफंक्शन है, जिसके लिए मेरे ख्याल में वो जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि आपको एक नेशनल कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की थोड़ा सा मैं अब सब्जेक्ट बदल के आपको आलमी सतह पे लेना चाहूँगा, या आलमी सतह नहीं बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात पे लेना चाहूँगा। जो हिंदुस्तान से सर रिपोर्टें आ रही हैं, हमारे अपने डिप्लोमेट्स ने भी कंप्लेन किया है कि जो पाकिस्तान के हाई कमीशन ने अभी एक वो अफ्तारी की मेज़बानी कर रहे थे, उसमें हिंदुस्तान के रियासत के अफसरान ने हरास किया था। एक जनाब ये माजी में क्या इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, कंसिडरिंग एक दो चीज़ें, चाहे वो पाकिस्तान का हाई कमीशन हो, उसमें भी एक चलें आप कह सकते हैं कि जी ये डिप्लोमेटिक नाइस्टीज़ होती हैं, इसमें आपको बल्कि हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमूमन ताल्लुकात कशीदा रहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स पे ऑन द साइड लाइन्स आप फिर भी कुछ ना कुछ कोई पीपल टू पीपल या सिविल सोसाइटी टू सिविल सोसाइटी कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरी जानिब क्रिकेट है, और वो भी सर आपके सामने है कि किस तरह ताल्लुकात उसमें ख़राब हुए, उसको किस तरह पोलिटिसाइज किया गया। अब आप मीडिया भी देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, तो उसमें भी आरएसएस के लोग सामने आ जाते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं और कहते हैं कि हम किसी पाकिस्तानी एक्टर को काम नहीं करने देंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जनाब अब ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल क्या ये मुनासिब है सर, जब आप इफ्तारियों पर भी इस तरह का काम शुरू कर दें? असद ये एक बचगाना हरकत है, मैं समझता हूँ कि इससे आप कुछ अचीव नहीं करते। क्या आप वहाँ पर अगर लोगों को जाने से रोक रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके जो दुश्मन के साथ जाके हाथ जोड़ लेंगे? ये इस तरह से नहीं है, बल्कि ये इंटरेक्शन जो है इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। अब सुषमा स्वराज जब शाह महमूद कुरैशी को मिली थी एससीओ के साइड लाइन्स पे, अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा कि जी हमारे बयानिए में अक्सर तलखी आ जाती है तो मैं मिठाई लेके आई हूँ। आपको चाहिए कि मिठाई बजाय कि आप फॉरेन मिनिस्टर को दें, या आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक निजी एक इवेंट पे जाए, वो उस चीज़ों से हल नहीं होगा। ये मसले तब हल होंगे जब आप लोगों को मिलने देंगे, लोगों को इंटरेक्ट करने देंगे। अगर वहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तान के इवेंट पे जाते हैं तो भारत का कौन सा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? कन्वर्सली यही चीज़ पाकिस्तान में भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में ये रखा हुआ है कि जो वो करेंगे हमने भी वो करना है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, उसने हमारे अंदर ये तलखियाँ बहुत बढ़ा दी हैं। अभी जो हमारी सियासी क़यादत का, हमारी तो नहीं, इंडिया की जो सियासी क़यादत का जो बयानिया है, उसने भी काफ़ी हद तक इस जलती पे तेल का काम किया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें ये अपने मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर वो गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्हें कोई ऐसा इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ अमन करें, हमें उनको ये साबित करना है कि उनकी भी भलाई, उनकी भी बेहतरी इसी में है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके और मामलात को अफहाम तफहीम के साथ मसला। जनाब इसी खूबसूरत नुक्ते पर साइन ऑफ करते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर सजाद को ऐसे भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।